हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज जो है हम मंथली फाइनेंस और बैंकिंग की दुनिया के अंदर जो भी न्यूज आई है, मतलब जून के मंथ में। अभी तक हम लोग वीकली करते थे, वीकली तो करेंगे ही। एवरी मंडे शाम को 7 बजे आपको वीकली सेशन मिलता है कि उस हफ्ते में बैंक और फाइनेंस की दुनिया में जो हुआ है हम वो बात करते हैं। लेकिन एक ये स्पेशल इनिशिएटिव आप लोगों के लिए परचम क्लास की तरफ से ये है, जो स्टूडेंट्स रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो उनके रिवीजन का अब जिम्मेदारी भी हम ले रहे हैं। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ले रहे हैं आपको रिवाइज करवाने का। जो वो 4 वीडियो नहीं देख पाया है 4 वीक्स की, वो इस एक वीडियो के अंदर क्विक रिवीजन कर सकता है उन 4 हफ्तों की। यानी अब जो है वो मंथली फाइनेंस और बैंकिंग अफेयर्स हम लोग डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। और जून मंथ का हम जून मंथ से शुरू कर रहे हैं, तो जून मंथ पूरा 1 जून से लेके 30 जून तक जो भी न्यूज आई है बैंकिंग और फाइनेंस की, उन सबको हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। थोड़ा सा फास्ट मोड रहेगा बिकॉज न्यूज ज्यादा है, हमको बहुत लंबी वीडियो नहीं स्ट्रेच करनी है, नहीं तो इस वीडियो का पर्पस खत्म हो जाएगा। तो जिसको डिटेल में देखना है वो उस वीक में वीडियो देख लेना, वीक वाली वीडियो देख लेना। और जिसको सिर्फ क्विक रिवीजन करना है वो ये वीडियो देख लेना। ठीक है, लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है, ध्यान से वीडियो को सुनना। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को हमारे कोर्सेज के बारे में पता ही है। एसएससी जीए का कोर्स चल रहा है, एसएससी इकोनॉमी का और एसएससी पॉलिटी का। यहाँ पे आपको जितने भी टीचर्स दिख रहे हैं उन सभी टीचर्स के अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहते हो, हमारी परचम क्लास पे इंडिविजुअल कोर्सेज अवेलेबल है। आपको पूजा मैम की हिस्ट्री पढ़नी है, दिलीप सर की पॉलिटी पढ़नी है, पायल मैम से यानी मुझसे पॉलिटी पढ़नी है, आपको इकोनॉमी पढ़नी है मुझसे, जो भी जिस भी टीचर का आप सेपरेट बैच भी लेना चाहते हो वो भी आपको अवेलेबल है। ये जो कोड है ये पायल 10 यूज नहीं होगा बिकॉज हमने ऑलरेडी 10% डिस्काउंट दे दिया है। आप कोई कोड लगाएं ना लगाएं अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी फीस हम लोगों ने रिड्यूस कर दी है। ठीक है, तो ये 3 कोर्सेज चल रहे हैं, आप लोग एनरोल कर सकते हैं। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं बहुत क्रिस्प वे में आपको बताऊंगी, जिसको डिटेल में जाना है वो वीक वाली न्यूज में चला जाना, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में चीजें बताई हुई है। देखो, सबसे पहली न्यूज क्या है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, उन मिनिस्टर का नाम क्या है? मिनिस्टर का नाम है श्री सरबनंदा सोनोवाल। इन्होंने क्या किया है, भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया है। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है, ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल है जो चेन्नई से श्रीलंका की तरफ रवाना हुआ है। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो चुका है ये क्रूज वेसल। अगला क्वेश्चन की अगला जो न्यूज है दैट इज आरबीआई इंट्रोड्यूसेस 100 डेज 100 पेज कैंपेन टू सेटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट। आरबीआई ने 100 डेज 100 पेज कैंपेन शुरू किया है। इसके अंदर क्या है, बैंक्स को 100 डेज का टाइम दिया है। बैंक्स को क्या कहा है, 100 डेज का टाइम दिया है कि आपके पास जितने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं, जितने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं उन सबको सेटल करो, उन सबको एक डिपॉजिट एजुकेशन फंड के अंदर इकट्ठा कर दो, और इस फंड से हम ये पैसा उस मालिक तक, उस फंड के ओनर तक भिजवा देंगे। ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होते हैं? ऐसे डिपॉजिट जो पिछले 10 सालों से ना तो निकले हैं ना ही कुछ डले हैं, मतलब ऐसे अकाउंट्स हैं ये जो पिछले 10 सालों से जिनके अंदर किसी तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना ट्रांजैक्शन की ना डिपॉजिट की। तो ये जो पैसा पड़ा हुआ है ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। आरबीआई ने ये कहा है कि 100 दिन का टाइम है बैंक्स के पास। ठीक है, तो आप लोगों को इस फंड के अंदर ये पैसा डाल देना है। सबसे ज्यादा जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है वो कौन से का है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास सबसे ज्यादा अनक्लेम डिपॉजिट है, 8,086 करोड़ रुपए। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के पास सेकंड नंबर पे अनक्लेम डिपॉजिट है, 5,340 रुपए। देन 5,340 करोड़ रुपए। देन कैनरा बैंक 4,558 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ बड़ौदा 3,904 करोड़ रुपीज। तो इस तरीके से आपको ये न्यूज का पता होना चाहिए। उसके बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि मतलब हम आंखें गड़ा के बैठे हैं, कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, किसको? फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल एक्सक्लूजन को। किन एरियाज के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन है? फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या बताया था? बैंक्स की एक्सेस, बैंक्स का एक्सेस और बैंक्स के अंदर अकाउंट्स होना, फाइनेंशियल लिटरेसी होना, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो आप
आपसे अगर कोई पूछे अंतर्दृष्टि किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। ये एक ऐसा डैशबोर्ड है जिसपे आरबीआई डायरेक्ट मॉनिटर करेगा किन एरियाज के अंदर बैंक्स का एक्सेस मिल गया है, किन एरियाज के अंदर बैंक्स का एक्सेस अभी नहीं मिला है। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन को मॉनिटर करने के लिए ये एक इंडेक्स है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके आगे बढ़े तो इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं, देखो इसके अंदर जो है 3 ब्रॉड पैरामीटर लिए जा रहे हैं। कितने लोग एक्सेस कर पा रहे हैं बैंक्स का, कितने लोग एक्सेस करके यूज कर रहे हैं कॉन्टिन्यू बैंक्स का, और कितने लोग क्वालिटी अचीव कर रहे हैं। तो ये जो है एक्सक्लूजन और इंक्लूजन को देखता है। 0 से 100 के बीच में रेंज होगी। ठीक है, 0 का मतलब होता है टोटल फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, मतलब वहां बैंक नाम की चीज ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कैसे बैंक यूज करते हैं। और 100 का मतलब है जीरो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, यानी कि 100 के 100% लोगों के पास बैंकिंग अवेयरनेस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंडेक्स आरबीआई ने जारी किया है। उसके बाद आरबीआई ने प्रोजेक्ट कुबेर बेंगलुरु में जारी किया है। ठीक है, प्रोजेक्ट कुबेर आरबीआई ने नहीं, एसबीआई ने लॉन्च किया है। एसबीआई ने क्या लॉन्च किया है, देखो क्या होता है, एसबीआई के बहुत सारी एप्स थी, योनो बैंक था, एसबीआई बडी था, तो सबके अंदर एक जैसे से फीचर्स थे। अब इन्होंने कुबेर नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है बैंगलोर में। बैंगलोर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसका फायदा मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे एसबीआई से रिलेटेड आपको जो भी काम होता है घर बैठे आप उस काम को कर सकते हो। अकाउंट ओपन करवाना, पैसा ट्रांजैक्ट करना, अपना एफडी करवाना, ठीक है, कुछ कुछ और फंड्स, पैसा अगर एलोकेट करना है आपको, तो ये सारी चीजें आप घर बैठे कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट कुबेर है जो जो बैंगलोर के अंदर आया। एसबीआई की बात करें तो पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसको 1 जुलाई 1955 में फाउंड किया था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है क्रूड स्टील का। फर्स्ट पे कौन है, चाइना, और इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे आ गया है। सेवा, सुहासन और गरीब कल्याण, ये गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 9 साल की गवर्नमेंट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के अध्यक्षता में, और जहां पे थीम लिया सेवा यानी कि सर्विसेज देना, सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस, और गरीब कल्याण यानी कि पुअर लोगों को फायदा देना। ठीक है, उन लोगों की ग्रोथ करना। तो ये थीम लेके 9 साल हो गए हैं भारत को लगातार मतलब इस चीजों पे काम करते हुए, और अब भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है क्रूड स्टील का। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत आ गया है। उसके बाद अगली न्यूज है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को अवार्ड मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड था 2023 का, लंदन से इनको ये अवार्ड मिला है। ये दूसरे आरबीआई गवर्नर है जिनको ये अवार्ड मिला है। पहले रघुराम राजन है, दूसरे नंबर पे शक्तिकांत दास है जिनको ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि कोविड के टाइम पे इन्होंने देश को बहुत अच्छे से संभाला। ठीक है, क्योंकि कोविड वाले पैंडेमिक की और ग्लोबल टर्मोइल जितने भी आए, जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ है, ग्लोबल टर्मोइल आया है कोविड की वजह से, इंडिया के अंदर भी कोविड का काफी असर देखा गया, इन्होंने देश को बखूबी संभाला, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। पहले रघुराम राजन को मिला था। शक्तिकांत दास की बात करें तो भुवनेश्वर में जन्म हुआ है, ओडिशा के अंदर। ये 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं तमिलनाडु कैडर से। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं, G20 के मेंबर भी रह चुके हैं। ये करंट और 25th आरबीआई गवर्नर की तरह अभी भारत में काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, एनपीसीआई ने रिंग डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म के साथ यूपीआई प्लग इन कर लिया है। मतलब जो रिंग डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एनपीसीआई के साथ मिलके, एनपीसीआई जिस तरीके से स्कैन और पे का ऑप्शन देता है, अब रिंग डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म भी हर किसी को एनपीसीआई की मदद से स्कैन करो क्यूआर कोड को और पे कर दो। स्कैन और पे का ऑप्शन अब रिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म भी दे सकेगा। ठीक है, स्कैन एंड पे का ऑप्शन अब ये भी दे सकेगा। ये इतनी सी न्यूज थी तो आपको पता होना चाहिए। मेरा मकसद यहाँ रिंग डिजिटल को लेके नहीं था, मेरा मकसद एनपीसीआई के बारे में बताना था। तो एनपीसीआई क्या है, 2008 में फाउंडेड हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, एमडी सीईओ दिलीप आसबे हैं। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी रिटेल पेमेंट्स को ऑपरेट करती है। ठीक है, कौन से एक्ट के अंडर काम करती है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है, और आरबीआई इसको रेगुलेट करता है अंडर दिस एक्ट। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट से ही आरबीआई सभी रिटेल पेमेंट्स को, जैसे गूगल पे वगैरह जितनी भी होती हैं, क्यूआर कोड से आप जो करते हो, इन सभी रिटेल पेमेंट्स को रेगुलेट करने का काम आरबीआई अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत करता है। ठीक है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है एनपीसीआई। इसके बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे रुपे कार्ड है, जैसे नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, जैसे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है,
जैसे आप देखोगे ई रूपी है, ये सब एनपीसीआई की ही देन है। ठीक है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है बीबीपीएस, ये सब इसी एनपीसीआई ने ही किया है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने आईवीआर बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। ये आईवीआर का मतलब क्या है? इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। अब आपकी आवाज से आप अपने फंक्शंस कर सकते हैं, पैसे संबंधित काम कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको एक नंबर डायल करना पड़ेगा, आप बोल के भी वो नंबर डायल कर सकते हैं, और मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टी भाषाओं के अंदर, जो भी संविधान के अंदर भाषाएं हैं उनमें से कुछ भाषाओं के अंदर आप बोल सकते हैं फोन के अंदर, वो नंबर डायल हो जाएगा और आपको जो भी सर्विसेज, जिस बेनिफिशियरी के अकाउंट में जितना पैसा डालना है बोल के आप वो काम कर सकते हो। यूपीआई 123 पे इसको नाम दिया है। इसके अंदर आपके पास कोई बड़ा या एंड्रॉयड फोन हो कोई जरूरी नहीं है, आपके पास इंटरनेट हाई स्पीड हो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप एक छोटू फोन का यूज करके भी उस नंबर को डायल करके पैसा इधर से उधर कर सकते हो। ठीक है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया है। आप इसमें देख सकते हो यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो 24 घंटे पेमेंट चैनल को एनेबल करता है। फास्ट, एनक्रिप्टेड और रियल टाइम पेमेंट्स के लिए यूपीआई काम आता है। सॉल्यूशन जो है स्मार्टफोन्स के थ्रू होता था या फिर यूएसएसडी सर्विस के थ्रू होता था। अब क्या कहा कि आपके पास कैसा भी फोन हो, कोई ऐसा भी फोन हो, ठीक है, छोटे से छोटा फोन हो और लो इंटरनेट कनेक्टिविटी जोन्स हो, वहां पे भी यूपीआई काम करेगा। ये हर किसी फोन के लोगों को, जिसके भी पास फोन है, वो ऑनलाइन पेमेंट्स अब कर सकेगा। नॉन पीएनबी कस्टमर्स भी इसका फायदा उठा सकेंगे। ये काम पीएनबी ने आईडीएफसी के साथ मिलके, एनएसडीएल के साथ मिलके और सिटी यूनियन बैंक के साथ मिलके किया है। ठीक है, फिर ये बताया जा रहा है कि इसको यूज कैसे करेंगे। ये नंबर है 9188123123। इस नंबर को आपको बोलना है, फोन में डायल हो जाएगा, आप अपने बेनिफिशियरी का नाम बताना और जितना भी आपका यूपीआई पिन है वो भर के आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 19 मई 1894 को लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। आज के दिन इसका हेडक्वार्टर द्वारका दिल्ली के अंदर है। एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल है और टैगलाइन है यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है उसको देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज कहती है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड को रेपो ट्रांजैक्शंस में कमर्शियल पेपर यूज करने के लिए कह दिया है। यानी क्या कहा है, म्यूचुअल फंड पहले जब पैसे उठाता था, म्यूचुअल फंड, तो बहुत सारी डेट सिक्योरिटीज को, या मैं कह दूं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, डेट सिक्योरिटीज को यूज करता था गिरवी रखने के लिए। ठीक है, गिरवी रखने के लिए कि मैं तुम्हें ये चीजें गिरवी दूंगा और तुम मुझे बदले में लिक्विडिटी दे दो, तुम मुझे बदले में मनी दे दो। अब क्या कह दिया है कि आप बाकी सिक्योरिटीज के साथ साथ कमर्शियल पेपर का भी यूज कर सकते हो, कमर्शियल पेपर को भी गिरवी रखने के लिए यूज कर सकते हो, बट बशर्ते आप जो भी सिक्योरिटीज यूज कर रहे हो वो AA रेटिंग की कम से कम होनी चाहिए। ऐसे गंदी सी कंपनी की आपके पास कोई भी ऐसे सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो म्यूचुअल फंड की कंपनीज के पास इस तरीके से लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और वो आसानी से काम कर सकेंगे। तो ये पूरी न्यूज थी। सेबी के बारे में बात करें, 12 अप्रैल 1988 को सेबी का जन्म हुआ है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह थी, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया 1992 में यूजिंग सेबी एक्ट 1992। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एकमात्र महिला लीडरशिप के अंदर आई है सेबी में, मतलब आज तक सेबी की कोई महिला चेयरमैन नहीं रही, पहली बार मधाबीपुरी बुच इसकी महिला चेयरमैन बनी है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरी कमोडिटी मार्केट को, पूरी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट न्यूज है IRDAI ड्राफ्ट बीमा वाहक गाइडलाइंस को जारी करता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ये क्या करता है, जो आपके पंचायती एरियाज है, मतलब जो रूरल एरियाज है, गांव के एरियाज है, वहां पे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी तक बहुत ज्यादा नहीं पहुंचा है। तो ये क्या कर रहे हैं, बीमा वाहक को, वो बीमा वाहक इंडिविजुअल भी हो सकता है या किसी कंपनी के द्वारा सेलेक्टेड बंदा भी हो सकता है। उसको क्या करना होगा, कोई भी वो इंसान जिसको एज अ एजेंट यूज किया जा रहा है कि तुम उस गांव में जाके इंश्योरेंस के बारे में अवेयर करके आओ, उस गांव में जाके आप इंश्योरेंस के बारे में बता के आओ, वहां पे लोगों को इसके फायदे या नुकसान बताओ, तो वो व्यक्ति IRDAI द्वारा भी लॉन्च हो सकता है या किसी कंपनी का भी बंदा हो सकता है। लेकिन कोई भी वो है, उसको क्या करना होगा, IRDAI से एक ऑथोराइज्ड लाइसेंस लेना पड़ेगा।
ठीक है, आपके पास एजेंट का लाइसेंस होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, पंचायती एरियाज के अंदर भी इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाने का और अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करोगे। ये बीमा वाहक है। बीमा वाहक, वाहक मतलब कैरियर होते हैं जो इंश्योरेंस की डिटेल्स को, इंश्योरेंस को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बात इसके अंदर है। जिसको डिटेल में जाना है वो क्या करेगा, वीक वाली न्यूज पे चला जाएगा। मोटी मोटी बात बताने के लिए हम इस सेशन को रन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें साथ में ये भी कहा है बीमा वाहक को कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि नो योर कस्टमर्स पूरे होने चाहिए हर किसी के, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी को भी बचाना है, तो ये काम भी वो बीमा वाहक करेगा। IRDAI की बात करें तो 1999 में बना, हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, चेयरपर्सन देबासीस पांडा है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और काम क्या होता है, इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस का काम होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये भी काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 130 मिलियन लोन एग्रीमेंट साइन किया है ताकि हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को डेवलप कर सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक और हिमाचल प्रदेश ने, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश को 130 मिलियन US$ का लोन दिया है। आप हिमाचल प्रदेश के अंदर 6000 हेक्टेयर लैंड पे हॉर्टिकल्चर को डेवलप कर सकते हो। साइंटिफिक ट्रीटमेंट से आप काम कर सकते हो, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब चीजों को प्रमोट करोगे, लोगों को इस चीज के बारे में पढ़ाओगे, यूथ को इसके अंदर इंक्लूड करोगे, तो इन सब काम के लिए 130 मिलियन डॉलर जो है वो भारत को लोन मिला है। कहां से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, CM है सुखविंदर सिंह शुक्ला। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुखू। कैपिटल है शिमला समर में और धर्मशाला विंटर में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, दरन घाटी सेंचुरी, कनवार सेंचुरी, रूपी भावा सेंचुरी, बहुत सारी हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 1966 में स्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर इसका मंडालुयोंग फिलीपींस के अंदर है। प्रेसिडेंट इसके मत्सासुगु असाकावा है। आई एम सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूं तो। मेंबरशिप 68 कंट्रीज की है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोटक महिंद्रा ने एक्टिव मनी फीचर सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए जारी कर दिया है। इसमें क्या है पहले समझ लेते हैं। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया है कि जितने भी मेरे यहाँ सेविंग अकाउंट वाले कस्टमर्स हैं, जिनका मेरे बैंक में सेविंग अकाउंट है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दी जाएगी। उस थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद, यानी उस कम से कम अमाउंट के बाद, जितना भी आपके अकाउंट में पैसा होगा, अगर आप चाहोगे तो, मतलब आपसे कंसल्ट करके, आपकी इच्छा से 10,000 के मल्टीपल में वो पैसा 180 डेज के लिए FD में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको लगभग 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये है एक्टिव मनी फीचर, मतलब कि आपका पैसा एक्टिवली जनरेट होता रहेगा FD के माध्यम से। क्या कहा मैंने, मान लीजिए किसी के अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, अगर इन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट बना दी कि 20,000 से फालतू जितने भी रुपए होंगे, कितने हो गए, 20,000 से ज्यादा 30,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। अब 20,000 से ज्यादा जितने भी रुपए होंगे, यानी 30,000 10,000 के मल्टीपल में है, यानी 10,000 इंटू 3 30,000 बन जाएगा, 10,000 के मल्टीपल में है। इन पैसों की FD हो जाएगी ऑटोमेटिक 180 डेज के लिए, और 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा। ठीक है, पर एनम। और अब FD में प्रॉब्लम क्या होती है, लोग बाग FD क्यों नहीं कराते, सबको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा मिलेगा, पर क्यों नहीं कराते, क्योंकि ऐसा लगता है कि हो सकता है हमको जरूरत पड़ जाए बीच में। तो ये क्या कहते हैं, आप प्री मेच्योर विड्रॉल भी कराओगे। अगर मान लीजिए जैसे हम 180 दिन के लिए 180 डेज, वैसे तो 180 डेज ज्यादा नहीं है, 6 मंथ्स ही है, लेकिन फिर भी मान लीजिए 100 दिन के बाद ही आपको पैसे चाहने लग गए हैं, आपको कोई जरूरत है पैसों की, तो आपको बिना किसी नुकसान के, बिना किसी लॉस के प्री मैच्योर विड्रॉल आप उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फीचर्स हैं, ये मैंने आपको बोल के बता दिए हैं, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, MD CEO उदय कोटक है, और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट न्यूज है, RBI ने अपना सब ऑफिस कोहिमा में सेटअप कर दिया है नॉर्थ ईस्ट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो RBI का लेटेस्ट सब ऑफिस कोहिमा में बना है। इन्होंने ये भी कहा है कि हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यानी ईटानगर के अंदर भी अपना ऑफिस बनाएंगे। कोहिमा जो है, इसको जो हमारे डिप्यूटी गवर्नर हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, कोहिमा के ऑफिस को। RBI एट प्रेजेंट असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के अंदर प्रेजेंट है, इन रीजन्स के अंदर। गुवाहाटी ऑफिस जो है अभी अरुणाचल प्रदेश को सर्व कर रहा है, पर जब अरुणाचल प्रदेश का खुद का ऑफिस बन जाएगा तो गुवाहाटी जो है
वो फ्री हो जाएगा, यानी गुवाहाटी अरुणाचल प्रदेश का काम नहीं करेगा, फिर अरुणाचल प्रदेश ईटानगर वाला संभालेगा। अभी अरुणाचल प्रदेश का काम गुवाहाटी देख रहा है, असम देख रहा है। ठीक है, तो अभी कोहिमा के अंदर ये काम कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज है, थर्ड G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है चेन्नई के अंदर। G20 ग्रुप ऑफ 20 ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ये कोई ऐसा नहीं है यहाँ सरकारें मिलेंगी, यहाँ सरकार भी मिल सकती है, यहाँ एनजीओ भी आ सकते हैं, यहाँ फिकी के मेंबर्स यानी कि बिजनेस पार्टनर बिजनेस मैन भी आ सकते हैं इन मीटिंग्स के अंदर। G20 क्या है, ये ऐसा इनफॉर्मल ग्रुप है जो आपकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हार्मोनाइज करने के लिए बनाया गया है। इसका ऐसे कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है कि इसकी हर साल मीटिंग हो रही है या फिर इस तरीके से इसका एक पर्टिकुलर ऑफिस है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो G20 के अंदर 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अभी हाल ही में चेन्नई में इसने अपनी थर्ड मीटिंग की है, जिसके अंदर सारा फोकस इनका क्या था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा करें, हम फंड को कैसे जनरेट करें जिससे क्लाइमेट के ऊपर हम ज्यादा खर्चा कर सके, क्लाइमेट को रेजिलिएंट बनाना, क्लाइमेट को अच्छा करना। हमें ऐसे काम करने होंगे जिससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है बहुत बुरा ना पड़े। ये सारा मीटिंग्स इसके अंदर हुई है। G20 क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर मेंबर्स देख लीजिए एक बार रिवीजन के लिए कौन कौन से हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और जो स्पेन है वो इसका नॉन मेंबर इन्विटी है, मेंबर नहीं है बट फिर भी इसकी समिट्स में आता है, इसकी मीटिंग्स में आता है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, सेबी ने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को कुछ रिस्ट्रिक्शंस जारी की है। ये ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोड्यूसर्स कौन थे? ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोड्यूसर। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? ये ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं, मतलब ये क्या करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप इस माध्यम से अपने स्टॉक्स खरीद या बेच लें। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट बना देते हैं कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने स्टॉक्स खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, आप अपने स्टॉक्स खरीद या बेच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो सेबी है उसने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि ना तो आप किसी ऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म के रिजेंबल वाला नाम यूज करोगे। भाई ऐसा नहीं है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्पेशल कुछ ऐसे नाम बना दिया है, उससे मिलता जुलता नाम, ना तो आप ये कर सकते, ना ही आप लोगों को गुमराह कर सकते, और आपके ये प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए जाएंगे। या तो आप सेबी से रजिस्टर करवा लो खुद को, क्योंकि ये फ्रॉड है। ठीक है, ये गलत है कि आप लोगों के पैसों से धोखाधड़ी कर रहे हो, अपने फेक तरीके की वेबसाइट्स बना के खुद के फायदे के लिए आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो आपको या तो सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज अपना ये प्लेटफॉर्म जो है वो बंद करना पड़ेगा। पूरी की पूरी न्यूज इसके अंदर है। ठीक है, पूरी की पूरी न्यूज यहाँ पे लिखी हुई है, ये बिल्कुल वही चीज है जो मैंने आपको समझाई है। पढ़ना चाहते हो आप लोग पढ़ सकते हो, ये पीडीएफ्स जो है वो आपको हमारी साइट्स पे मिलती ही है। ठीक है, पूरी न्यूज इसके अंदर यही बताया हुआ है। अगली न्यूज है, यूनियन बैंक ने 4 नए डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किए थे, विमेन्स के लिए, पेंशनर्स के लिए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। देखते हैं वो 4 कौन कौन सी न्यूज थी। सबसे पहले यूनियन उन्नति। यूनियन उन्नति जो है विमेन एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स के लिए शुरू किया है। उनको क्या कहा कि आपको फ्री कैंसर केयर कवरेज का आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, आपको एक्सीडेंटल कवर मिलेगा, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा, रिटेल लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आपके लिए कम होंगे और सर्विस चार्ज भी आपसे कम लिए जाएंगे। फिर यूनियन समृद्धि महिलाओं के लिए, ये महिलाएं वो थी यूनियन उन्नति वाली जो काम पे जाती हैं, जो वर्किंग है, जो प्रोफेशनल है। ये सिंपल साधारण महिलाओं के लिए है जो हाउसवाइफ भी है। इनको क्या कहा है कि आपको ये सारी फैसिलिटी तो मिलेंगी, साथ में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा। ठीक है, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी भी दी जाएगी। यूनियन सम्मान पेंशनर्स के लिए है, ये कहा गया है आपके सारे एक्सीडेंटल कवर, आपके इंश्योरेंस, सारी अवेयरनेस आपको घर बैठे प्रोवाइड करवाई जाएगी। SBCHS ये किसके लिए है? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए है। ये कहा गया है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को जो फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं उनको अगर लोन चाहिए तो कंसेशनल रेट्स पे उनको भी लोन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है इसी के अंदर ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ये 4 स्कीम है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 11 नवंबर 1919 को बना था महाराष्ट्र मुंबई में। MD CEO मनी मेखलाई है, टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं।
नेक्स्ट न्यूज है एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज अनवील्स न्यू आइडेंटिटी फॉर गिफ्ट निफ्टी। ये क्या कहता है कि जो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज है, इंटरनेशनल एक्सचेंज क्या है, देखो गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर आईएनएक्स बनाया है, यानी इंटरनेशनल एक्सचेंज बनाया है, जहां पे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाके, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जाए बिना आप इंडिया में बैठे उनके स्टॉक्स खरीद सकते हो। और किसी भी देश का कोई भी बंदा अपने देश में बैठा भारत के स्टॉक्स खरीद सकता है, भारत के शेयर्स खरीद सकता है। ये इंटरनेशनल एक्सचेंज का काम है। तो अभी क्या कहा जा रहा है कि जो एसजीएक्स था, यानी जो सिंगापुर के अंदर स्टॉक्स थे, उनका नाम बदल दिया है और उनका सारी पहचान बदल दी है। अब उसको गिफ्ट निफ्टी के नाम से जाना जाएगा, यानी जो एसजीएक्स निफ्टी था अब उसका नाम बदल के गिफ्ट निफ्टी कर दिया। इसके अंदर जितना भी जो भी कुछ था वो सब इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। 3 जुलाई 2023 से ये काम हो जाएगा। ठीक है, ये जो आईएनएक्स है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर है, यानी आईएफएससीए। ओनली एक ही इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अभी इंडिया के अंदर है, जो गांधीनगर गुजरात में है, वहां पे ये काम हुआ है। क्या बताया गया है कि एसजीएक्स निफ्टी वालों को एक नई पहचान मिल गई है गिफ्ट निफ्टी के नाम की। सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो उस एसजीएक्स निफ्टी से इस निफ्टी में, एनएससी निफ्टी में, गिफ्ट निफ्टी में हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये 1992 में इसका फाउंडेशन हुआ है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरपर्सन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। दैट इज आरबीआई टू कंडक्ट 4-day वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन फॉर 75,000 करोड़। देखो क्या है, ये कॉल मनी ऑप्शन है। सरकार ने, आरबीआई ने क्या किया है, कट रेट्स पे, यानी 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कट रेट्स पे, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने ऑक्शनिंग कर दी है, ताकि बैंक्स को वेरिएबल रेट पे रेपो रेट मिल सके। रेपो रेट क्या था, याद करो, जब आरबीआई जो है बैंक्स को लोन दे रहा है, आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा है और बदले में उनसे कुछ कोलेट्रल मांगता है, बहुत ही कम टाइम के लिए ये लोन जाता है, जिसको रेपो रेट कहा जाता है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि भाई अब ना आप लोगों के 4 दिन के लिए ये 75,000 करोड़ की ऑक्शनिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सर जो बैंक्स है उन्होंने समथिंग कुछ ज्यादा पैसा मांगा था, बट फिलहाल जो बोली है वो 75,000 करोड़ की है और आरबीआई इनको 4 दिन के लिए ये पैसा दे रहा है। ठीक है, कि आपकी लिक्विडिटी मेंटेन हो जाए और आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6.51% ही लगेगा, जो पहले से कम है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म कीवी लॉन्चेस क्रेडिट ऑन यूपीआई सर्विस। ये क्या कह रहा है, जो कीवी ऐप लॉन्च हुई है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, क्रेडिट ऑन यूपीआई। अभी तक देखो आप क्या करते थे, आप डेबिट ऑन यूपीआई करते थे। आपके अकाउंट में जितना रुपया होता था उस रुपये को आप यूपीआई के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से यूज करते थे। ठीक है, यानी जितना अमाउंट था आपके अकाउंट में आप उतना ही रुपया यूज कर पाते थे इन एप्स के माध्यम से। अब क्या होगा, अब आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी इन यूपीआई के अंदर मिलेगी। क्या मतलब, मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड है और आपको बैंक ने 5,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट दे रखी है। भाई आपके अकाउंट में 0 रुपए होने के बाद भी 5,000 रुपए तक की आप शॉपिंग कर सकते हो। तो अब यूपीआई के माध्यम से ही, आपको कार्ड नहीं निकालना, फिजिकल कार्ड की कोई नीड नहीं है। अब यूपीआई के माध्यम से ही आप वो 5,000 रुपए क्रेडिट वाला जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कीवी ऐप के नाम से लॉन्च किया है, एनपीसीआई का ये पहल है। ठीक है, एनपीसीआई ने इसको सर्टिफाई किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। ये यही कह रहा है कि इसको काम करने में $6 मिलियन का खर्चा लग गया है। ठीक, ये सारी न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज क्या है, एसबीआई रेजेस $750 million वाया बॉन्ड ऑन इंडिया आईएनएक्स अंडर 10 बिलियन एमटीएन प्रोग्राम। ये कह रहा है एसबीआई ने वही इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज से $750 मिलियन जो है वो इकट्ठे किए हैं, ताकि एसबीआई के अंदर जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से, आईएनएक्स में तो क्या हो रहा है, सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये ग्लोबल मीडियम नोट प्रोग्राम यही है, जिसके अंदर हम पूरे विश्व से अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए लोन लाते हैं, उधार लाते हैं बॉन्ड्स के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एसबीआई ने भी आईएनएक्स इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज करके $750 मिलियन बॉन्ड जो है वो लॉन्च किए हैं और वो पैसा उठाया है, ताकि वो अपने बिजनेस का,
अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, अपने ऑफशोर बिजनेसेस को ग्रो कर सके जो विदेशों के अंदर इनके बिजनेस चल रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूज थी एसबीआई के बारे में, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इसको चलते हैं। एसबीआई के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज इंटरनेशनल एक्सचेंज के बारे में एक बार पढ़ लीजिए। फाउंडेड इन 2017, सीईओ एमडी वी बालासुब्रमण्यम, ये इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड है। ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट बैक कर रहे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर ये सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया क्योंकि एक कस्टमर्स के फंड्स का मिस एप्रोप्रिएट यूज कर रहा, मतलब कि मिस एप्रोप्रिएशन कर रहा था कस्टमर्स के फंड को। तो सेबी ने क्या किया, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया कि भैया तुम आने वाले 7 साल तक मार्केट के अंदर कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि तुमने लोगों को मूर्ख बनाया है, उनके पैसे को मिसयूज किया है। तो ये न्यूज थी कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है, ICICI Banks board approves reappointment for Sandeep Batra as executive director for 2 more years. संदीप बत्रा को ICICI ने 2 और साल के लिए डायरेक्टर बना दिया है। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि इनका टेन्योर बढ़ा दिया है। ICICI हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। 5 जनवरी 1994 को फाउंडेड हुआ था। MD CEO संदीप बख्शी है। नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है उस पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर हैं अतुल वर्मा, उनको 3 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया, मतलब अब वो 3 महीने और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहेंगे। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पूरी इंडिया के अंदर कॉम्पिटिशन्स को मेंटेन रखती है कि जैसे कोई मोनोपोली ना कर सके, कोई किसी के ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना कर सके, ठीक है, गलत तरीके से। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, 14 अक्टूबर 2003 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के माध्यम से। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन रवनीत कौर है। ये क्या है, चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर है। देखो जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव फीलिंग मार्केट में रहेगी कंज्यूमर्स को उतना फायदा होगा। अगर किसी एक की मोनोपोली हो जाएगी तो वो प्राइसेस को इतना बढ़ा देगा कि लॉस कंज्यूमर को होगा और क्वालिटी पे भी ध्यान नहीं देगा। जितना मार्केट में कंपटीशन रहेगा तो वो क्या चाहेगा, मैं इससे अच्छा प्रोडक्ट दूं तो मेरी कमाई ज्यादा होगी, मैं इससे सस्ता दूं तो वहां कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है। और भारत देश का जो टिल्ट है वो सोशलिज्म की तरफ है। ठीक है, हम सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग बनी रहनी चाहिए, इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है। नेक्स्ट न्यूज QCVM है, यानी कि ये क्या है, QR कोड बेस्ड वेंडिंग मशीन है। 5 बैंक और RBI ने मिलके इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, कुछ ही सिटीज के अंदर इसको लॉन्च किया है, 12 सिटीज में लॉन्च किया है। 5 बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, SBI और फेडरल बैंक, इन्होंने कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करने के लिए ये काम किया है। अभी तक क्या करते थे, आप नोट को निकालते थे वेंडिंग मशीन से, अब क्या होगा, आप यहाँ पे QR कोड आ जाएगा, आप अपने फोन से इसको QR कोड को स्कैन करेंगे और आप कॉइन्स का यूज भी अब कर सकेंगे। यानी आपको चेंज भी चाहिए, तो अभी तो ये था ना कि मिनिमम इतने का ही नोट निकलेगा, सिक्के नहीं निकलते थे, अब कॉइन्स भी डिस्पेंस होंगे, कॉइन्स भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये बात कहा जा रहा है कि 19 लोकेशन की 12 सिटीज के अंदर अभी इसको लॉन्च किया है, फिर इसको पूरे भारत में लॉन्च कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है टॉप परफॉर्मर बन गया है एनपीए मैनेजमेंट का। अब जिसको जानना है एनपीए क्या है वो वीकली वाली न्यूज में जाओ। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी अपने एनपीए को कम करने में सबसे ज्यादा मेहनत बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने की और ये सफल भी रहा। पहले की तुलना में 0.5% से इसने अपना एनपीए कम कर दिया है। और कौन से बैंक है जिन्होंने अपना एनपीए कम किया है, ये कह रहा है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो पहले नंबर पे है, फिर HDFC ने भी अपने एनपीए को कम कर दिया है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक 3rd प्लेस पे है अपने एनपीए को कम करने में, उसके बाद बाकी बैंक्स हैं। ठीक है, तो ये बात बताई जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसने अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सबसे ज्यादा रखा है 18.14%, मतलब कि इतना ये बफर, इतना कैपिटल ये हमेशा रखेंगे अपने रिस्क कवर करने के लिए। उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखा हुआ है, देन कैनरा बैंक ने रखा हुआ है। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या था ये जानना है तो वीकली वाली में जाओ। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 16 सितंबर 1935 को एस्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। MD CEO AS राजीव है। टैगलाइन एक परिवार एक बैंक, वन फैमिली वन बैंक।
ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है इसका 11th एडिशन, और ये कहा है कि पॉली क्राइसिस की वजह से, पॉली क्राइसिस का मतलब क्या है, केवल एक क्राइसिस नहीं, बहुत सारे हैं। कोविड है, लड़ाई है यूक्रेन की और रशिया की, तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत ही अनइवन इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, उम्मीद है कि प्री पेंडेमिक इरा से, भाई 2019 से 2020 से पहले जितना अनएम्प्लॉयमेंट था उससे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम ही होगा। ठीक है, प्री पेंडेमिक लेवल से अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल हो जाएंगे। ILO ने नए इंडिकेटर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे जॉब्स गैप। जॉब्स गैप क्या होता है, वो सारे इंडिविजुअल्स जिनको एम्प्लॉयमेंट की नीड है, ठीक है, हु डिजायर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन करंटली वो जॉबलेस हैं, तो उनको जॉब गैप नाम दिया गया है। ILO की बात करें, ये ओनली ट्रीपार्टाइट एजेंसी है यूएन की। ट्रीपार्टाइट का मतलब क्या है, एक तरफ सरकार, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स, यानी कि नौकरी देने वाले, नौकरी लगने वाले और सरकार, इन तीनों का ग्रुप है ILO में। 187 मेंबर स्टेट हैं, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा के अंदर है। ठीक है, और अलग अलग पॉलिसीज बनाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये आपके पूरे मंथ की इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो हमने रिवाइज करी है। एक्सप्लेन, अगर आपको देखना है एक्सप्लेनेशन तो आप वीकली वाली में जाना, ये मैंने आपको क्विक रिवीजन करवाया है और ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है। क्वेश्चन ऑफ डे ये है कि 100 डेज 100 पेज जो कैंपेन है वो RBI ने लॉन्च किया है, इसका पर्पस क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को के बर्डन को रिड्यूस करना, फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को मॉनिटर करना, या इनमें से कुछ भी नहीं? कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा, और आशा करती हूं कि आपको इससे रिवीजन में काफी मदद मिली। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।